हेलो के लवर्स, आज हम जज फ्रॉम हेल का एपिसोड 7 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम यू जंग इम को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है, पर अचानक से वहाँ पर एक मास्क मैन आ जाता है। वो उसे पकड़कर गली की तरफ ले जाता है और वहाँ पर उसे चाकू मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर लैंडलेडी जो कि जांग म्योंग सुक होती है वो वहाँ आ जाती है वलक के साथ। वो उसे बचा लेती है। अगले सीन में हम यू जंग इम को डिटेक्टिव किम सो यंग के पास देखते हैं जो उससे इंट्रोगेट करवा रही होती है कि क्या हुआ था। यू जंग इम काफी ज्यादा डरी हुई होती है और क्वेश्चन के आंसर कर रही होती है डर डर के। किम सो यंग पूछती है कि तुमने उसकी शक्ल देखी थी, तो यू जंग इम एक्शन से बता रही होती है पर वो बता नहीं पाती है। तो किम सो यंग उसे पेपर देती है और वो उसमें ड्रॉ करके दिखाती है। जब पेपर में वो ड्रॉ हुई नाइफ को देखती है तो किम सो यंग काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर हम देखते हैं किम सो यंग पुराने केस को निकालकर उसमें सेम हथियार को देखती है तो वो बोलती है फोटो को देखकर कि दायोन वो आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं हान दान अपने माँ और पापा को देखने के लिए आया है। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर किम सो यंग है जो उनसे बातें कर रही। तो हान दान उनके पास जाता है और बोलता है जब तुम आई तो मुझे बता देती मैं भी आ जाता। फिर किम सो यंग बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर दोनों उनकी फोटोज को देखने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव्स मिलके पुराने केसेस की डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तीनों केस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उनके माथे पे स्टैम्प है। फिर किम सो यंग पूछती है कि कोई एविडेंस है तो हान दान बोलता है कि एविडेंस नहीं है। फिर मुन दोंग जू बोलता है लगता है कांग बिटना को क्रिटिसाइज करा जा रहा है पुराने केस के लिए। फिर हम देखते हैं कि कांग बिटना के लिए बैनर लगे होते हैं जिसमें उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोली जा रही हैं। और हम ये भी देखते हैं कांग बिटना चीफ के ऑफिस में है और वो उसे समझा रहा है कि तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और फिर वो फोन में कमेंट्स पढ़ता है कांग बिटना के बुरे बारे में और कहता है कि तुम अपनी चीजों को सुधारो अदरवाइज ये बहुत बुरा हो जाएगा। कांग बिटना उस वाली बातों को सुन के वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं पीछे से वलक आके कांग बिटना को ज्वाइन कर लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी ना शैतान के बारे में, मुझे लग रहा है वो शैतान ग्रे मोरी है क्योंकि उसकी आंखें देखता हूं तो मुझे लगता है कि वही है। तो कांग बिटना बोलती है बकवास बंद करो। फिर वलक बोलता है तुमने लैंडलेडी का मैसेज देखा, उसने बोला हैकिंग के लिए। तो कांग बिटना बोलती है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छा लगा, तुम मेरे भी नहीं जाओ और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जुदाही को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है पर पीछे से उसे दो लड़कियां बुला लेती हैं और उसे पकड़कर दीवार में धकेल देती हैं और उसे पैसे मांगने लगती हैं। पर वो उसे स्ट्रगल करती है और बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। तो वो उसे मारने के लिए आ रही होती है कि तभी वहां पर कांग बिटना के उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उन दोनों लड़कियों को पहले रोकती है, बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ, पर वो दोनों लड़कियां नहीं सुनती और मारने की कोशिश करती हैं। तो कांग बिटना उसकी काफी पिटाई करने लग जाती है। अगले सीन में हम किम सो यंग और मून दोंग यूं को बात करते हुए सुनते हैं कि हुआन चोंग दोंग का केस कैसे चल रहा है और पीछे से हान दोन पूछता है कि ये कौन सा केस है। पर वो दोनों इसकी बातों को इग्नोर करते हैं और बातों को पलट देते हैं। तभी वहाँ पर किम सो यंग को फोन आता है। फिर हम उसे वुमेन इन यूथ डिवीजन चीफ के पास देखते हैं। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जुदाही किम सो यंग की बेटी है। आपको पता था? आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो आगे ये होता है वहाँ पर किम सो यंग और हान दाउन आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जुदाही है तो उसकी माँ बोलती है कि बैठ जाओ और वो डिटेल्स देना स्टार्ट कर देती है। बट ट्विस्ट की बात ये है कि यहाँ पर कांग बिटना भी है। वहाँ पे बैठा हुआ डिटेक्टिव उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ कि ये दोनों लड़कियां पैसे छीनने की कोशिश कर रही थी और कांग बिटना उसे बचा रही थी। पर इसी बीच उसने वायलेंस स्टार्ट कर दिया इसलिए वो यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों की माएं वहाँ पर आ जाती हैं और वो कांग बिटना को काफी ज्यादा बोलने लगती है। पर हम देखते हैं जो डिटेक्टिव बैठा हुआ होता है वो उनको चुप करवाने की कोशिश करता है पर वो दोनों माएं बिल्कुल भी चुप नहीं होती है और कांग बिटना को काफी ज्यादा बोल रही होती है। कांग बिटना भी चुप नहीं रहती है वहाँ पर, वो भी उसे जवाब दे रही होती है, वो भी हंस हंस कर। तभी दूसरा डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि ये जज है। उन दोनों माओं का मुंह का खुला रह जाता है। फिर वो उल्टा अपनी ही बेटी को मारने लगती है, बोलती कि तुमने ऐसा क्यों करा था। कांग बिटना उन दोनों लड़कियों को बोलती है कि मेरे साथ दोबारा से पंगा मत लेना और वहाँ से चली जाती है उठकर। पीछे से हम देखते हैं हान दाउन, किम सो यंग और जुदाही भी आ रहे होते हैं। जुदाही जब अपनी मम्मी के पास आती है उसे गले लगाने के लिए पर वो उस पर चिल्ला देती है और ये चीज देखकर जुदाही वहाँ से रोती हुई चली जाती है। फिर हम देखते हैं किम सो यंग कांग बिटना को थैंक यू बोल रही होती है कि उसकी बेटी को बचाया था। कांग बिटना बोलती है कि मैंने उसको नहीं बचाया था, मैंने तो बस ऐसे ही करा था। फिर भी किम सो यंग से दोबारा से थैंक यू बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं हान दाउन सामने की खिड़की की तरफ देख रहा होता है और वो जीने से नीचे की तरफ जाता है। गेट खटखटाता है, सामने बूढ़ी औरत आती है। फिर वो दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि मैंने तुम्हें वार्निंग करा था कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम दोनों में से कोई एक मर जाएगा। तो हान दाउन बोलता है कि आपको पता है ना कांग बिटना कौन है, एक बार उसने मुझे चाकू से मारा तो मैं मर गया था पर मैं दोबारा से जिंदा हो गया था, तो आपको पता ही होगा। और वो एक डेमन है, वो ऐसा उसको बता रहा होता है। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं बस ये कहना चाहूंगी कि तुम अगर दोनों एक साथ रहोगे तुम में से कोई एक मरेगा जरूर, इसलिए एक साथ मत रहो, जितना हो सके दूर रहो और ज्यादा चांस ये है कि तुम जिंदा रह सकते हो। ये वो हान दाउन से कहती है। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते थे और उन्होंने ही मुझे बोला था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, बस बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, मेरे को जितना करना था मैं कर चुकी। वो बूढ़ी औरत हान दाउन को दोबारा से वार्न करती है कि हो सके तो कांग बिटना से दूर रहो और वो हान दाउन को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। हान दाउन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं बूढ़ी माँ जहाँ पर कैंडल और मिरर होता है उसके पास जाती है पर हम देखते हैं कि सामने एक व्हाइट बालों वाला लड़का होता है। फिर वो कैंडल को पिछा देती है। आपको क्या लगता है ये लड़का कौन है? ये किसी परी लोग का है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हम देखते हैं हान दाउन जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है वहाँ पर कांग बिटना आती है। हान दाउन दोबारा से ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है अपने घर की तरफ। तभी कांग बिटना उससे बोलती है तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? पर हान दाउन बोलता है कि तुम अगर अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं बोल दूंगा। तो कांग बिटना कहती है मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम मुझ पर दोष नहीं लगा सकते हो। फिर वो हान दाउन से पूछती है कि तुम हाइकिंग के लिए जा रहे हो? तो हान दाउन बोलता है हाँ। तो कांग बिटना बोलती है फिर तुम बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वो उसे टोन कस के बोलती है कि मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जाऊंगी जो मुझे मर्डर समझता हो और वो उसको धक्का मारती है, अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर मुंह बनाती है कि मानू बिल्कुल भी नहीं। अगली सीन में हम देखते हैं सब लोग वहाँ पर हाइकिंग के लिए आ चुके होते हैं कांग बिटना को छोड़कर। तो वो पूछने लग जाते हैं कि कांग बिटना की नहीं आएगी। तो वो बोलता है उसकी तबियत खराब है इसलिए वो नहीं आई। तो हान दाउन वाला से पूछता है कि उसकी तबियत खराब है। तभी हम देखते हैं कि कांग बिटना वहाँ पर आ जाती है। फिर वो सब हाइकिंग के लिए चढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कांग बिटना भी पीछे पीछे से आ रही है और हान दाउन कांग बिटना को देख रहा है। तभी हान दाउन कांग बिटना से कहता है कि चलो मुझे अपना बैग एकदम पकड़ लूंगा। तो कांग बिटना कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और उसे टोन कस के बोलती है कि तुम्हारी तरह सारे ह्यूमन फेक्स होते हैं तभी ऐसा होता है, जो पहले सस्पिशियस करते हैं फिर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो हान दाउन उसकी बातों को इग्नोर करके बोलता है कि चलो ऊपर चलते हैं हम ऊपर की तरफ और वो दोनों ऊपर की तरफ आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं सब वहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और कांग बिटना अलग से बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर उसके सामने हान दाउन आता है। हान दाउन कांग बिटना को थैंक यू बोलता है पर कांग बिटना बोलती है कि मैं एक्सपायरी थैंक्स को नहीं लेती हूँ।
हूँ। फिर हानदॉन अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। किम सोयोंग उसकी रियल बहन नहीं है, वो बस एक केयर टेकर है, मतलब उनकी वो रियल फैमिली नहीं है। और जू दाई उसकी रियल सिस्टर की तरह है, बट इन रियलिटी वो रियल नहीं है। फिर कांग बिटना पूछते है अगर ये रियल नहीं है तो मतलब तुम जो 3 लोगों की बातें कर रहे थे वो तुम्हारी रियल फैमिली थी? तो हानदॉन बोलता है कि हाँ मैंने ही उन्हें मारा है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, इनको मैंने ही मारा है। तो कांग बिटना बोलने लग जाती है मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पर मुझे इतना पता है कि तुमने अपनी फैमिली को नहीं मारा है। ऐसा कांग बिटना उसे दिलासा देते हुए बता रही होती है। वो कहती है अगर तुमने ऐसा करा होता तुम अभी तक हेल में होते। तो हानदॉन बोलता है तो ये बहुत अच्छा होता। तो कांग बिटना कहती है ये सेल्फ पिटी वाली बातें को छोड़ो और इधर देखो, देखो तुमने उनको नहीं मारा है। ऐसा कांग बिटना उसे डाइट देखते हुए बोलती है। तो हानदॉन बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो कांग बिटना कहती है मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, पर मुझे पता है कि तुमने कभी किसी को नहीं मारा है। ऐसा कांग बिटना उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। वहाँ से कांग बिटना उठ जाती है और जा रही होती है। तभी हानदॉन बोलता है कि मैं भी तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम पे करने की कोशिश करूंगा। तो कांग बिटना बोलते हैं मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं सारे लोग वहाँ बैठ के ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और हानदॉन ड्रंक हो चुका होता है। तभी यू जंग इम जान यूंग सुंग को थैंक यू बोल रही होती है कि तुमने बचा लिया, और वलक को भी बोल रही होती है। फिर हम देखते हैं यू जंग इम का बेटा भी उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है। तभी कांग बिटना टोन कसते हुए बोलती है चलो तुमने अभी के भी थैंक यू तो बोल दिया। यहाँ पर कुछ लोग थैंक यू बोलते हैं लेकिन बहुत ही देर बाद, और वो ये सब हानदॉन को देखकर बोल रही होती है। और वो कहती है ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी वो इंसान ड्रंक है इसलिए। फिर हम देखते हैं कि हानदॉन ड्रंक होकर बातें करने लग जाता है। बोलता है कि इन्होंने है जो मेरे साथ खेला है, पहले मुझे बहुत पसंद थी, जब पहली बार मैंने इनको केस वाले उसमें देखा था उसमें ये बहुत ही ज्यादा कूल थी। ये सब चीजें देख के सब ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। फिर कांग बिटना मुंह बनाती है और हानदॉन का मुंह बंद कर देती है। तभी हानदॉन उसको पीछे की तरफ धक्का देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो? आसपास के लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। वहाँ पर कांग बिटना गुस्सा दिखाती है और वलक बोलता है शायद तुम बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर चुके हो, तो अब छोड़ दो। तो हानदॉन बोलता है नहीं मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, और वो खड़ा होता है। तभी वो गिर जाता है, सबके सब वहाँ पर शॉक में हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कांग बिटना हानदॉन को गोदी में उठाकर जीने की तरफ ले जाती है और वो जीने की साइड में उसे रख देती है। वो हानदॉन से उसकी पासवर्ड पूछती है डोर का, पर हानदॉन उसे मना कर देता है और बोलता है चलो हिंट लो। तो कांग बिटना बोलती है अच्छा ये पक्का मम्मी और पापा के डेट का होगा। फिर वो उसे लगा देती है और गेट खुल जाता है। कांग बिटना हानदॉन को बेड पे सुला देती है और वहाँ से जाने वाली ही होती है कि तभी हानदॉन उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम अच्छी हो। पर कांग बिटना बोलती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। तो हानदॉन बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम एक डेमन हो, तुम इसलिए अपने आप को बुरा बोल रही हो। तो फिर बिल्कुल भी नाइस मत हुआ करो क्योंकि तुम फिर मुझे कंफ्यूज करती हो। तो कांग बिटना बोलती है कि कंफ्यूज मत हो, मैं बुरी हूँ। पर हानदॉन उसको काट के बोलता है नहीं तुम अच्छी हो, तुम अपने पास सबको बचाती हो, तुमने मेरी बहन को ही बचाया था, तुम मुझे भी कंसोल करती हो, इसलिए तुम अच्छी हो। ये हानदॉन बोलता है। पर कांग बिटना बोलती है कि अच्छा अगर मैं अच्छी हो तो तुमने मेरे ऊपर शक क्यों करा? तो हानदॉन बोलता है क्योंकि तुमने ये करा था। कांग बिटना जाती है पर हानदॉन दोबारा रोक के बोलता है तो ऐसे काम मत करो जिससे मुझे सस्पिशियस हो और मैं तुम्हें पकड़ना पड़े, तुम ऐसी मत बनो। और वो सो जाता है। हम कांग बिटना का कुछ अलग रिएक्शन देखते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कांग बिटना यहाँ पर क्या फील कर रही है? वो कुछ ऐसा फील कर रही है जो डेमन फील नहीं कर सकते हैं। चलो अगले सीन में हम क्या देखते हैं। कांग बिटना उसके कमरे में जाती है, उसकी कबर्ड खोलने लगती है और तभी वो एक कबर्ड को खोलती है जिसमें से वो ब्लैंकेट निकालती है पर एक कैन गिर जाता है। फिर वो सोचती है शायद ये उस समय का है जब झूले में था और हमें फ्लैशबैक दिखता है। तभी उसके ऊपर वो देखती है कि रिवर का नाम लिखा हुआ होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने कैन वलक को फेंकने के लिए दिया था और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो कैसे कैन को फेंकती है, वलक को देती है और बोलती है रिसाइकल करने के लिए। तभी कांग बिटना बोलती है मुझे पता था, तभी ह्यूमंस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगली सीन में हम कांग बिटना और वलक को देखते हैं। वलक वहाँ पर जमीन पर बैठा हुआ होता है और कांग बिटना उससे क्वेश्चन बोलती है कि मैंने तुम्हें याद है एक कैन दिया था जब मैंने बेजोयोंग को मारा था? तो वलक हाँ बोलता है। तो कांग बिटना बोलती है तुमने उसको कहाँ पर फेंका था? तो वलक बोलता है कि मैंने उसको रिसाइकल बिन में ही फेंका था। पर कांग बिटना गुस्से में आती है और लाइट फोड़ देती है। वलक बहुत डर जाता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें दिखता है कि वलक दोनों क्लीनर्स के साथ जा रहा होता है और वो एक शॉट लगाता है पर वो रिसाइकल बिन की वजह साइड में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर ग्रे मोरी आती है एक हथियार लेकर और वो मानिक वाली ही होती है कि तभी उसे कांग बिटना रोक देती है। फिर वो बहस करने लगते हैं कि इससे क्या हुआ, हमें इसे मार देना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं वलक बोलता है पर इससे प्रूफ थोड़ी होता है कि तुम ही हो कल्प्रिट। पर कांग बिटना बोलती है तभी वो मेरे नेक्स्ट डोर मूव हुआ है क्योंकि उसके पास एक सिक्योर एविडेंस है, वो ऐसा हानदॉन के लिए बोल रही होती है। तो ग्रे मोरी बोलती है फिर हमें क्या करना चाहिए? तो कांग बिटना बोलती है तभी मुझे सारे सीनियर को मारना पड़ेगा और जल्दी से रिटर्न करना पड़ेगा हेल में। तो वो ग्रे मोरी से पूछती है अच्छा बताओ मैंने जो बोला था वो हो गया? तो ग्रे मोरी बताती है कि हाँ वो ऑर्फनेज में है और बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन में सिक्योर करके कर दूंगी। वो ये सीरियल किलर वाले केस के बारे में बता रही होती है। फिर ग्रे मोरी बोलती है हमें हानदॉन को कुछ करना ही पड़ेगा। तो कांग बिटना बोलती है उसका कुछ करने की जरूरत है, मैं देख लूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तो ग्रे मोरी बोलती है मुझे लगता है कि ये कुछ अलग बिहेव कर रही है। तो वलक बोलता है मुझे लगता है कि ये हमेशा से ही ऐसी थी। तो ग्रे मोरी बोलती है मुझे लगता है ये प्रोटेक्ट कर रही है उसे। तो फिर वो एकदम से वलक की तरफ देखती है और बोलती है तुमने कभी उसे रोते हुए देखा है? तो वलक बोलता है नहीं मैंने कभी नहीं देखा, कभी रो भी नहीं सकती है। तो ग्रे मोरी बोलती है कि अगर ये कभी रोए तो मुझे बताना। तो वलक बोलता है ऐसा क्यों? तो बोलती है कि जो भी अगर डेमन ह्यूमन फीलिंग्स को समझ लेगा तो उसको मानना पड़ेगा, ये मेरा काम है। अगले सीन में हम चोई वोनजुंग को देखते हैं जो स्टेज में स्पीच दे रहा होता है और फिर वो घर पर जा रहा होता है गाड़ी से। तभी वो गाड़ी रोकने के लिए बोलता है और हम देखते हैं वो पीछे भागते हुए जाके देखता है एक पपी जो इंजर्ड होता है और आसपास के लोग उसको देखने लगते हैं, उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं और चोई वोनजुंग उस पपी को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कोएन फूड के बाहर नारे लग रहे होते हैं, काम करने वाले लोगों के वो नारे लगा रहे होते हैं और हम देखते हैं चोई वोनजुंग अपने पापा से बात कर रहा होता है और उसके पापा से प्रेज कर रहे होते हैं कि जो तुम्हारी वीडियो आई है वो काफी अच्छी आई है और वो उसे इंकरेज कर रहे होते हैं कि ऐसे ही काम करो। और चोई वोनजुंग बोलता है कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगा और वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम नारे वाली जगह पे देखते हैं जहाँ पे वो नारे लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी आता है और उनके लीडर को बोलता है कि तुम्हें बुला रहे हैं खाने के लिए। तो वो उनके साथ पीछे चला जाता है। बाकी उसके साथी उसे बोलते हैं हाँ जाओ और वो कार में बैठ जाता है उनके। हम देखते हैं उस लीडर को एक घर पे लेके जाया जा रहा है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं चोई वोनजुंग आ जाता है। चोई वोनजुंग उसको कमांड करता है कि बैठ जाओ और थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है। फिर वो 2 रेमबिन के डब्बे निकालता है और टेबल पे रख देता है। तभी हम देखते हैं कि उस लीडर के पास मैसेज आया होता है जिसमें मनी लिखा होता है। तो चोई वोनजुंग बोलता है कि तुम सब मनी के लिए तो कर रहे हो? तो वो लीडर बोलता है कि नहीं हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर 5 वर्कर मर चुके हैं कुछ ही टाइम में, तो हमें बस उनकी नाइंसाफी चाहिए और कुछ नहीं। पर चोई वोनजुंग को थोड़ा गुस्सा आता है पर वो दिखाता नहीं है और वो उसे डराने की कोशिश करता है। वो गर्म पानी का जग उठाता है और
मैगी के पास डालने के लिए रखता है, पर वो उसके ऊपर डालने के लिए दिखाता है कि मेरी कोई बात नहीं मानता है तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है, वो लीडर डर के मारे। वो जीने से उतर रहा होता है और एक कॉल लगा ही रहा होता है कि तभी सामने एक गाड़ी आती है और उसको अंदर डाल के ले जाती है। उसका फोन वहीं गिर जाता है। फिर हम देखते हैं वो लीडर एक जगह पर अपनी आंखें खोलता है और सामने चोई वोंजुंग होता है जो गोल्फ इक्विपमेंट होता है। वो लीडर उठता है और बोलता है मुझे जाने दो, और चोई वोंजुंग उसे गोल्फ के बॉल से मारता रहता है और काफी ज्यादा छोटे कर देता है। और वो उसे बोलता है कि यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, पर वो उसे मारता रहता है और उसे डराने के लिए भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। फिर हम देखते हैं चोई वोंजुंग घिसड़ घिसड़ के कैसे भी करके वहाँ से जा रहा होता है। उसके पॉकेट में से रिकॉर्ड निकल जाता है और वहीं पर गिर जाता है और सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं लीडर के घर वाले पुलिस स्टेशन में आए हैं कि ये मिसिंग है, उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पर पुलिस वाले कहते हैं 24 घंटे खोए हुए इंसान की रिपोर्ट नहीं लिखती है। पर वो दोनों फैमिली मेंबर बोलते हैं कि अभी तक नहीं आए, वो काफी ज्यादा दुखी में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीडर की बेटी कहीं से गुजर रही होती है और वो वही जगह होती है जहाँ पर कांग बिटना बुलाती है उनको क्लीन करने के लिए। उन क्लीनर में से एक मून दोंगजू बोलता है लीडर की बेटी से कि क्या हुआ, क्या हो गया। तो उसकी बेटी बोलती है कि अभी तक मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। वो दोनों क्लीनर जो कि मून दोंगजू और किम जे ह्यूंग होते हैं वो भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। फिर वो दोनों कांग बिटना से कैफे मिलने जाते हैं और वहाँ पर वो उसी लीडर के बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हमें भी खाने के लिए उसने खाने दिया था। पर कांग बिटना बोलती है कि उसने मुझे तो खाने के लिए नहीं दिया था ना कुछ। उन क्लीनर में से मून दोंगजू बोलता है कि उसकी किडनैपिंग हुई है तभी वो मारा गया है, उसने सुसाइड नहीं करा है। तो कांग बिटना बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने ऐसा नहीं करा है। वो बोलता है कि नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो नहीं कर सकता है। वो दोनों क्लीनर काफी ज्यादा कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। तो कांग बिटना बोलती है अच्छा बताओ किसने मारा है। तो वो फोटो दिखाते हैं चोई वोंजुंग की। तो कांग बिटना बोलती है तो तुम्हें ऐसा यकीन क्योंकि यही होगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि इन्होंने लास्ट टाइम इन्हीं को ही देखा था इसलिए हमें पता है। कांग बिटना फिर उस लीडर का नाम पूछती है उन दोनों से। फिर वो दोनों उसका नाम बताती हैं जो कि मिस्टर वॉन चांगसियोन होता है। फिर कांग बिटना वहाँ पर उठती है, शीशे वाले डब्बे के पास चली जाती है और वहाँ पर उसका नाम लिखती है। और हम देखते हैं कि सामने जो काउंटर पर लड़की होती है वो चीजें कलेक्ट करती है जहाँ पर उसका निशान जाता है। फिर कांग बिटना बताती है कि हाँ वो मर चुका है। वो तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं, वलक और वो दोनों क्लीनर। कांग बिटना वहाँ पर जा रही होती है कि वो लड़की बोलती है कि आपके कितने पैसे हुए। फिर वलक बोलता है चलो बताओ कितने पैसे हुए, उसको पैसे दे देता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि एक इंसान आता है हाइकिंग पे और वो देखता है सामने लाश को लटकी हुई। दूसरी तरफ हम चोई वोंजुंग को देखते हैं जो गाड़ी से उतर रहा होता है, उसके सामने काफी ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं, उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुमने ही ऐसा करा है। तो चोई वोंजुंग अपना सर झुका के बोलता है कि मैं कोऑपरेशन करूंगा इन्वेस्टिगेशन के साथ, और वो अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं किम सो यंग और हान दाउन उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं, पर चोई वोंजुंग के बगल में बैठे हुए दोनों लोग उन्हें बार बार टोक रहे होते हैं और बता रहे होते हैं बहुत अच्छे इंसान है, वो क्वेश्चन का आंसर देने ही नहीं दे रहे होते हैं। तभी हान दाउन रिकॉर्डर निकालता है और सुनाता है, उसमें से आवाजें आ रही होती हैं जो लीडर बोल रहा होता है कि मुझे नहीं मारो ऐसे, और चोई वोंजुंग भी बोल रहा होता है वहाँ पे। पर चोई वोंजुंग उस बात को पलट देता है, बोलता है बस हम वहाँ पर गोल्फ खेल रहे थे और कुछ नहीं है, ये उसी कॉन्वर्सेशन है, और वो वहाँ से चला जाता है। और पीछे से हम देखते हैं किम सो यूंग को फोन आता है जो कि चीफ का होता है, और वो दोनों हान दाउन और किम सो यूंग चीफ के पास जाते हैं। वहाँ पर चीफ रिपोर्ट देखता है जिसमें चोई वोंजुंग का नाम होता है, तो वो चिल्लाता है और बोलता है कि इस केस को बंद करो, पर किम सो यंग मना करती है और बोलती है नहीं मैं केस को जारी रखूंगी, और वहाँ चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चोई वोंजुंग का पापा असेंबलीमैन जोंग के पास आके जमीन में बैठ जाता है और उनसे बोलता है कि मेरे बेटो को बचा लो। असेंबलीमैन जोंग बोलते हैं कि मैं नहीं बचा सकता क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल का सवाल है और यहाँ पर एक इंसान है जो इस चीज को होने नहीं देगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कांग बिटना चीफ के पास आई हुई है। चीफ कांग बिटना को समझा रहा है कि इस केस को ढंग से लड़ना क्योंकि ये बड़ा केस है, इसमें अलग अलग बड़े बड़े लोग शामिल है इसलिए। पर कांग बिटना बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ इसमें बड़ी चीजें मिल रही है, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं केस का समय होता है जिसमें कांग बिटना क्वेश्चनिंग कर रही होती है। वो चोई वोंजुंग को सुना रही होती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता है तुमने अपने वर्कर के साथ ऐसा असॉल्ट करा है। फिर वो डिफेंडर की प्रोसिक्यूटर से पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। कांग बिटना डिफेंडर से पूछती है तुमने गोल्फ बॉल से उसको क्यों मारा था। तभी उनकी लॉयर उठती है, वो बोलने वाली होती है, कांग बिटना बोलती है कि मैंने डिफेंडेंट से पूछा है। फिर डिफेंडेंट बोलने लग जाता है कि मैं मानना नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक्सीडेंट था, वो उसे अलग अलग एक्सक्यूजेस देने लगता है। तो कांग बिटना बोलती है कि जितनी भी चीजें हुई थी, जो भी तुम उसको लेकर आए थे, गोल्फ से मारा था, वो सब चीजें रिकॉर्डिंग है, तुम भी अभी भी से मना करोगे। पर चोई वोंजुंग बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी हूँ क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ काफी ज्यादा रफ थे उसके साथ, वो अलग अलग दोबारा से एक्सक्यूजेस देने लग जाता है। कांग बिटना बोलती है तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, सुसाइड के बारे में, तो वो मना कर देता है। तो कांग बिटना बोलती है आज के लिए इतना ही, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना और हान दाउन कैफे में है। हान दाउन कांग बिटना से बोलता हूँ मैं बस चाहता हूँ कि तुम विक्टिम के लोगों से मिल लो, मतलब फैमिली मेंबर से मिल लो। वो कहती है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, वोट के वहाँ से जा रही होती है। तो हान दाउन बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम उसकी बॉडी देख लो, मतलब तुम कुछ एविडेंस निकाल सको। तो कांग बिटना सरकास्टिक वे में बोलती है तुम्हें जब मेरी जरूरत है तभी तुम मुझे बुलाते हो। तो हान दाउन बोलता है कि तुम एक डेमन हो, मैं चाहता हूँ शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। तो कांग बिटना बोलती है कि हाँ मैं डेमन में बुरी हूँ, इसलिए वहाँ से जा रही होती है। कि हान दाउन बोलता है मैं किसी और को नहीं जानता था, मुझे बस तुम ही मिली, इसलिए मैं बस तुमसे ही पूछना चाहता था, और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। कांग बिटना ये सुनते ही हान दाउन की बात को मान लेती है और उसके बॉडी को देखने के लिए चली जाती है। वो उसकी बॉडी के ऊपर हाथ रखती है और इंसिडेंट को देखती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसकी बॉडी को लेकर उसको फांसी लगा रहे हैं। तो हान दाउन कांग बिटना से पूछता है क्या ये सुसाइड था। तो कांग बिटना बोलती है हाँ ये सुसाइड था। अगले सीन में हम वू जुंग इम और पार्क दोंग हुंग को देखते हैं जो कार में बैठे हुए हो और उस एरिया को देख रहे हैं कि वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था चाकू वाला वो दोबारा ना हो। तभी वू दोंग को भूख लगती है तो वहाँ से चला जाता है कन्वीनियंस स्टोर में कुछ लेने के लिए। हम देखते हैं जान यूंग सू वहाँ पर कहीं जा रही होती है, तभी उसके पीछे से किम सो यंग आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं किम सो यंग जब गाड़ी में होती है तो उसके सामने से एक इंसान जा रहा होता है जिसकी पॉकेट में हम चाकू देखते हैं जो सेम चाकू था। तो किम सो यंग कॉल करती है पार्क दोंग हुंग को, पर वो उठाता नहीं क्योंकि वो बिजी होता है। तो वो खुद ही उसके पीछे भागने लगती है। वो उस मास्क मैन के पीछे भागी रही होती है। तभी वो एक स्पॉट पे आकर रुक जाती है। वो उधर देखती है, हमें दिखता है कि पीछे ही मास्क मैन होता है और उसको पकड़ने वाले होते हैं। तभी वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वो भागते एक जगह पे जाते हैं और किम सो यंग अपनी गन निकालती है और बोलती है मैंने इस चीज का 25 साल से इंतजार करा है और हम आखिरकार मिल गए हैं। फिर हम देखते हैं हान दाउन और कांग बिटना गाड़ी से आ रहे होते हैं। तो हान दाउन उससे क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता था कि ऐसे क्या हुआ है। तो कांग बिटना बोलती है ये मेरी कुछ पावर्स हैं जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है किसी के मरने से पहले के कुछ पल। तो हान दाउन
बोलता है तभी तुमने सबको ऐसे ही मारा है। तो कांग बिटना उसकी तरफ देखती है और मुंह बनाते हुए बोलती है मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं ये पावर यूज ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है इसलिए। कांग बिटना हान दोन को छुपाने के लिए बोलती है। तभी वो अपने सामने पार्क दो हूं को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। तो हान दोन से पूछते तुम यहाँ पर क्यों हो। पार्क दो हूं दूसरी तरफ देखता है पर कार में कोई नहीं होता है, तो बोलता है किम सोयूं कहाँ चली गई है, और वो दोनों भागने लगते हैं उनको ढूंढने के लिए। हान दाउन इधर उधर देखता है, भागता है और किम सोयूं को बुलाता रहता है। तभी उसको एक हथियार मिलता है जो कि किम सोयूं का होता है, उसमें KSY लिखा होता है। वो उसको उठाता और देखता है, फिर वो आगे भागता है, फिर पीछे की तरफ आता है और देखता है एक जगह होती है जहाँ पर खून ही खून होता है, और उसके पीछे कांग बिटना भी आती है जो ये सीन को देखती है। फिर वो हान दाउन को देखती है जो काफी ज्यादा दुखी होता है। सीन यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है किम सोयूं मर गई होगी या इंजर्ड हो गई होगी, वो किसका खून था, कमेंट में जरूर बता। और आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें, अगर आपको गेमर गर्ल और CEO बॉस की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।